नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं प्रियंका और इस वक्त बाजार में अगर देखें हमने कि बाजार ने अच्छा खासा आज रिकवरी दी। 6 दिन की तेजी के बाद आज थोड़ी सी, कल और आज में थोड़ी सी आपको बाजार में गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन इंट्राडे में आपने उस रिकवरी को, उस इंट्राडे के उस फॉल को रिकवर होते हुए देखा। इनफैक्ट 17,400 से थोड़े पॉइंट्स अब नीचे जरूर बंद हुए। बैंक निफ्टी आज सारा दिन प्रेशर में रहा, लेकिन इनिशियल जो बढ़त थी, जो गिरावट थी, उसको थोड़ा सा रिकवर जरूर बाजारों ने किया। बैंकिंग इंडेक्स ने जरूर किया। लेकिन आज क्लियरली जो जिन स्पेसेस से तेजी निकल कर आई वो फार्मा थे, एफएमसीजी थे लास्ट आवर में। एक बार पूरा मार्केट का एक्शन मानसी से समझ लेते हैं। मानसी बताएं। जी बिल्कुल, तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी क्योंकि वीकली एक्सपायरी का सेशन था और वॉलेटिलिटी ही दिन भर बाजार में हावी होती हुई दिखी। उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने ट्रेड किया। कहीं भी करेक्शन आने पर बाजार जो है एक लेवल को बचा नहीं पा रहा था, इंटैक्ट नहीं रख पा रहा था। हालांकि आखिरी कुछ मिनटों में बाजार ने रिकवरी भी अटेम्प्ट की, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर नजर आए क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट कई सारे स्टॉक्स पर देखने को मिला। ऑफकोर्स फार्मा स्पेस आज इसी की बात सबसे पहले होनी चाहिए क्योंकि फार्मा सेक्टर में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स हमने देखे और इनफैक्ट फार्मा से जुड़े कई सारे काउंटर्स थे, एक एक करके उनमें भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो है ऑन पॉजिटिव साइड आते हुए दिखे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्यूआईपी को काफी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा और दिन भर स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच ही ट्रेड रहा। इसके अलावा रेडिंगटन और पीआई इंडस्ट्रीज ने पॉजिटिव रिजल्ट्स पोस्ट किए, जिसका सीधा असर यहां पर देखने को मिला। 9% की तेजी रेडिंगटन में और पीआई इंडस्ट्रीज में करीब 4% की तेजी पर ट्रेड्स देखने को मिले। डाबर ड्यूरिंग दी मार्केट आज नंबर्स आते हुए दिखे और नंबर्स अच्छे रहे, जिसका सीधा असर था जो कि डाबर में प्ले आउट होता हुआ दिखा। मजबूती के साथ स्टॉक में भी ट्रेड देखने को मिला और महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, एक्सपेक्टेशंस नंबर से अच्छी और इसी के चलते हमने देखा स्टॉक में अच्छी मजबूती थी। निफ्टी के चढ़ने वाले स्टॉक्स की सूची को अगर देखेंगे, इन्फोसिस, सन फार्मा, सिप्ला, नेस्ले जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने दिन भर बाजार के सेंटिमेंट्स को बूस्ट अप किया। आईटी स्पेस में टीसीएस भी रहा जिसने अच्छी तेजी दिखाई। लगातार 2 सेशन से हम देख रहे हैं आईटी में अच्छी मजबूती है। बिकवाली का दबाव रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला। बैंकिंग काउंटर्स में आज इतनी मजबूती नहीं थी। अमूमन हम देखते हैं बैंकिंग जो है निफ्टी के मुकाबले काफी हद तक परफॉर्म करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से कमजोरी ज्यादा हावी होती हुई दिखी। मिड कैप काउंटर्स में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड करीब 3 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती दिखा रहा है। इप्का लैब्स, इंडिया मार्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस, अस्त्राल और लॉरस लैब्स पर फोकस रहा। सेक्टर स्पेसिफिक बटा हुआ था बाजार क्योंकि हमने देखा फार्मा, आईटी और कुछ हद तक एफएमसीजी प्ले और मेटल्स में भी मजबूती रही, लेकिन इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, निजी बैंक क्षेत्र और सरकारी बैंक क्षेत्र में कमजोरी का दबाव देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल उतार चढ़ाव भरा सेशन और क्लोजिंग भी कुछ ऐसे ही देखने को मिली। ठीक है, ऑल राइट। तो क्लोजिंग अच्छी रिकवर हुई बाजार, इनफैक्ट ये कहना चाहिए क्योंकि जिस तरह का आज सुबह से इनिशियल प्रेशर आपको दिख रहा था लास्ट आवर में, एटलीस्ट निफ्टी ने तो रिकवर किया है। बिल्कुल शुक्रिया मानसी इस पूरे अपडेट के लिए। तो कुछ बड़े नंबर्स भी आए आज एफएमसीजी 2 मेजर्स के नंबर्स आए और वो भी लास्ट आवर में ही आए हैं, डाबर और ब्रिटानिया के। डाबर के नंबर्स पर भी और ब्रिटानिया के नंबर्स पर भी विनी हमें बताएंगे कि नंबर्स आए कैसे हैं। इनफैक्ट टू द फेस ऑफ इट, डाबर के जो नंबर्स आए हैं वह वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली है और इन लाइन रहे हैं नंबर्स जो एस्टिमेशन था आईटी नाउ का। एक बार विनी से और डिटेल्स ले लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में और साथ ही रेवेन्यू और टॉप लाइन किस तरह, टॉप लाइन और प्रॉफिट किस तरह से रहा है। विनी बताएं। डाबर ने अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट किए। ओवरऑल देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं डाबर से। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन ग्रोथ देखें सब इन लाइन है ईटी नाउ एस्टिमेट्स के साथ और वॉल्यूम ग्रोथ ये टाइम अराउंड है 5% की वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी ने भी हाईलाइट की थी अपनी Q1 अपडेट में मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, तो वही आ रही है 5% वॉल्यूम ग्रोथ दिस टाइम अराउंड। उसके अलावा रेवेन्यूज की बात करें 8% रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पर जो ओवरऑल मार्जिन की बात करें, यस स्लाइट बिट ऑफ डिक्लाइन कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है मार्जिन में, 200 बेसिस पॉइंट की कंट्रैक्शन बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर थे, महंगाई बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर रहे हैं मार्जिन्स पे वो बरकरार है इवन ये इस क्वार्टर में। और जो 5% प्राइस हाइक ली थी कंपनी ने वो बचा रही है मार्जिन्स को, वो सपोर्ट कर रही है मार्जिन्स को और मिटिगेट कर रही है वो ज़्यादा डिक्लाइन जो मार्जिन देख सकते थे उसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट रहा है मार्जिन्स को और सिर्फ 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है। ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो आ रही है वो है कि रूरल और अर्बन ग्रोथ दोनों डाबर के लिए सेम रहे थे, ऑन पार रहे थे, इक्वल रहे थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल इन ऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है, वेदर बेवरेजेस सेगमेंट में देखिए जहाँ पे उन्होंने 50+% की ग्रोथ देखी है, होम केयर बिजनेस में भी 52% की ग्रोथ देखी है, आउट ऑफ
होम कंजम्पशन इंप्रूव हो रहा है, तो ये ट्रेंड बरकरार रहा है। फूड बिजनेस में भी अच्छी 35% की ग्रोथ रही है, ओरल केयर और स्किन केयर बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ है। ओवरऑल कंपनी ने 98% पोर्टफोलियो में मार्केट शेयर भी गेन किए, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ मोमेंटम कंपनी ने वहाँ पे देख ली है। तो ऑल इन ऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है डाबर से। ऑफ नंबर ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है कंपनी की। तो देखना होगा कि हमने आज लास्ट आवर में भी देखा था कि स्टॉक ने पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही क्लोज दिया है। एक बार ब्रिटानिया के नंबर्स कैसे आए विनी, वो भी बता दें। ब्रिटानिया ने अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट किए और देखा जाए तो ओवरऑल जो नंबर्स आए हुए हैं वो मिस थे ईटी नाउ के एस्टिमेट्स के हिसाब से। जो बात करते हैं अभी रेवेन्यूज़ की, रेवेन्यू आया है 3700 करोड़, जो है इंक्रीज ऑफ अराउंड 8.7% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और इबिटा परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग की बात करें, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इबिटा डिक्लाइन हुआ है, 9% डिक्लाइन आई है इबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इबिटा है 500 करोड़ पे, जो है अराउंड 20% मिस आता है, 18 to 20% मिस जो एस्टिमेट्स के हिसाब से था। मार्जिन्स भी काफ़ी शार्प कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है, मार्जिन्स में भी मार्जिन्स है 13.5% वर्सेस 16.3% लास्ट ईयर, तो अराउंड 300 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है मार्जिन्स में भी। और बॉटम लाइन की बात करें तो वो भी प्रेशर में ही रहा है, 13% डिक्लाइन दिख रही है बॉटम लाइन और प्रॉफिट्स में भी, और प्रॉफिट्स आ रहे हैं 337 करोड़ पे। पर मेनली बात करते हैं जो कमेंट्री में आ रही है, तो यस ये टाइम इन्फ्लेशन ने इम्पैक्ट कर रहा है, किया हुआ है मार्जिन्स को, पर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो थोड़ी कमोडिटीज़ में अभी रिलीफ दिख रही है, ड्रॉप इन प्राइसेस दिख रहा है, पाम ऑयल प्राइसेस देखे, क्रूड प्राइसेस देखे, वो कंपनी को एड करेगा, आगे जाते हुए सपोर्ट करेगा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी आगे जाते हुए, और इम्प्रूव करेगा मार्जिन्स को आगे जाते हुए। कंपनी की रूरल फुटप्रिंट भी इम्प्रूव हुई है, उन्होंने काफ़ी एडिशंस भी किया हुआ है, और ऑल्सो वो रिफ्लेक्ट करे कि रूरल में उन्होंने मार्केट शेयर गेन की है जहाँ पे बेटर थे अर्बन के हिसाब से, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाईलाइट करने के लिए। और कंपनी ने कहा है कि दे हैव टेकन नेसेसरी प्राइस इंक्रीजेस टू कवर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर कोई प्राइस करेक्शन आएगा तो वो भी आगे जाते हुए क्वार्टर्स में रोल बैक होते हुए में भी दिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है अर्निंग्स से, पर ओवरऑल अर्निंग्स जो है वो मिस आया है ईटी नाउ के हिसाब से। तो हमारे एस्टिमेशन से थोड़ा मिस आया है, लेकिन आप अगर कमेंट्री देखें मैनेजमेंट की तो वहाँ पर आपको क्लियरली रूरल डिमांड अच्छी दिख रही है, और तो दूसरे तमाम इनफैक्ट रूरल मार्केट की जो डिमांड है, जो वहाँ से वॉल्यूम्स दिखे हैं वो अर्बन से बेटर देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आपको क्लियरली और मार्जिन्स पर दिख भी रहा है। ठीक है विनी, अब कुछ नंबर्स जो कल आने हैं, टाइटन के नंबर्स आने हैं, M&M के नंबर्स आने हैं। टाइटन पर आपने एक रिव्यू तैयार किया, किस तरह के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? टाइटन अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं, और उसमें देखा जाए तो क्या सपोर्ट कर रहा है टाइटन के नंबर्स को ये टाइम, वन तो लास्ट टाइम काफ़ी लो बेस था, तो वो एक लो बेस की वजह से ये टाइम के अर्निंग्स काफ़ी अबाव एंड ओवर एंड हायर लगेंगे। पर उसके अलावा भी थे स्ट्रॉन्ग अक्षय तृतीया सेल्स, वो भी काफ़ी अच्छे थे, फेस्टिव सीजन थे सेल्स अच्छे थे, तो उसकी वजह से ज्वेलरी सेगमेंट की जो सेल्स है वो भी काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड। नाउ टाइटन के Q1 अपडेट में कंपनी ने बताया था कि वो लोग 200% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्वेलरी की रेवेन्यू में, मेनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अक्षय तृतीया सेल्स। उसके अलावा बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ जो है, वॉचेस बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ, आईवेयर बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ, वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2 to 3 टाइम्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दोनों सेगमेंट्स में भी। मार्जिन्स स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ओवरऑल बेटर स्टडेड ज्वेलरी रेशियो है जो ओवरऑल सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को। और उसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज फैक्टर्स प्री कोविड लेवल्स पे भी पहुंच गए काफ़ी सेल्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सपोर्ट करेगा ओवरऑल टाइटन के अर्निंग्स को। ऑल इन ऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड टाइटन से। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स अपडेटेड एक्सपेक्टेड है, और पिछली बार भी नंबर्स अच्छे आए थे, मैं याद है फोर्थ क्वार्टर के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनी। और आगे फेस्टिवल सीजन है और वो सारे त्योहारी सीजन को देखते हुए मैनेजमेंट की कमेंट्री पर ज़रूर नजर रहेगी। लेकिन एक और स्टॉक जो एक्चुअली बहुत ही हीरो स्टॉक रहा है ऑटो स्पेस में, M&M, बिकॉज ऑफ देयर कैपेक्स प्लान्स, अच्छे सेल्स वॉल्यूम, सेल्स ग्रोथ है, स्टॉक ऑलरेडी 50% तो चल चुका है पिछले 6 महीने की आप बात करें, उसके भी नंबर्स आने हैं Q1 के। कैसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, सुमित हमें बताएंगे।
M&M के नंबर्स अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे। YOY बेसिस पे रेवेन्यू अगर आप देखते हैं तो करीब 70% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। EBITDA में 51% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है 12.2% के आसपास, और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो करीब 72% का जंप एक्सपेक्टेड है ऑन YOY बेसिस। अब नंबर्स में इतने हाई जंप इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि बेस ईयर जो है वो कोविड इम्पैक्टेड क्वार्टर था, इसी कारण हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है ऑन अ YOY बेसिस। बट अगर आप देखेंगे तो जो नंबर्स में ग्रोथ है वो हायर वॉल्यूम्स और प्राइस हाइक के दम पे देखने को मिल रहे हैं। प्राइस हाइक कंपनी ने इसलिए लिया था क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके थे। वॉल्यूम्स में अगर आप देखेंगे तो ऑटो वॉल्यूम्स करीब 77% हायर है ऑन अ YOY बेसिस, और ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में करीब 19% का जंप एक्सपेक्टेड है। अब अगर आप इसके अलावा मार्जिन्स की बात करते हैं तो मार्जिन्स ऑन अ YOY बेसिस भले ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट Q-on-Q बेसिस में एक एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है करीब 80 बेसिस पॉइंट्स का, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो थे वो थोड़े बहुत कूल ऑफ हो चुके थे। और इसी के साथ एनालिस्ट कंपनी की जो हाई मार्जिन ट्रैक्टर बिजनेस है उसमें ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट करिए, करीब 21% Q-on-Q बेसिस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ट्रैक्टर बिजनेस का। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो ऑटो बिजनेस है उसकी मार्जिन लार्जली फ्लैट रहेगी क्योंकि प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में। अब इसके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी M&M के रिजल्ट्स पे? पहले तो कंपनी का क्या ग्रोथ आउटलुक है ट्रैक्टर सेगमेंट को लेके, और क्या अपडेट आती है कंपनी की तरफ से कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी को लेके, इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी M&M अर्निंग्स में। ठीक है, तो ट्रैक्टर बिजनेस वहाँ से उसमें ग्रोथ दिखती है, उनको कैपिटल एलोकेशन पर नजर रखेंगे तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होंगे। और इनफैक्ट ट्रैक्टर सेगमेंट हम देखें तो दूसरों के लिए M&M का तो खैर थोड़ा म्यूटेड रहा है लास्ट क्वार्टर, जून के जो आप सेल्स फिगर्स देखें, लेकिन अदरवाइज आप क्योंकि ये पूरा क्वार्टर का नंबर्स दे रहे हैं तो वॉच आउट जरूर करेंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री को जरूर वॉच आउट करेंगे। बाजार पर जब आप ऑलरेडी 1000-1500 पॉइंट्स की रैली देख चुके हैं तो क्या आप नियर बॉटम के हैं? क्या आप बेस बना चुके हैं? बाजार पर कैसा व्यू रखना चाहिए? किस तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? इस पर आज हमने एक खास बातचीत की फर्स्ट ग्लोबल की मैनेजर की चेयरपर्सन देवेना मेहरा से। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना था। आपने कैपिटल गुड्स अपने पार्ट बना रखे हैं सेक्टर अपने पोर्टफोलियो का, आपको इसमें एक स्ट्रक्चरल रैली नजर आती है स्पेस में? हम लोगों को तो काफी समय से नजर आता था ये चीज। हम लोग के सिस्टम ने ये फ्लैग किया था मेरे ख्याल 2 तिमाही से ऊपर ही हो गया। और आज मैं देखूं हमारे पोर्टफोलियो में तो सबसे ज्यादा ओवरवेट सेक्टर ये कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिसमें मतलब ये कमिंस वगैरह टाइप की कंपनी, ये सब आप मिला लें तो सबसे ज्यादा ओवरवेट सेक्टर यही रहा है पिछली मेरे ख्याल लगभग 2 तिमाही से। और अभी मैं जुलाई के भी नंबर देख रही थी तो जो टॉप 10 परफॉर्मर्स हम लोग के लिए हैं उसमें शायद 5 इस सेक्टर से होंगे। तो ये सेक्टर तो हम लोग को अच्छा लगता रहा है और अभी भी अच्छा लग रहा है, अभी भी उसमें बदलाव नहीं है। अभी हम लोग अभी तो अच्छा ही लग रहा है। और स्पेशली कंपैरेटिवली भी अगर हम देखें कौन से और सेक्टर्स हैं तो उस हिसाब से रिलेटिवली भी ये सेक्टर अच्छा लगता है। कुछ और चीजें भी अच्छी लगती हैं बट ये डेफिनेटली उस लिस्ट में है। देवेना, तो कैपिटल गुड स्पेस तो एक समझ आया जहां आपका बुलिश व्यू हुआ, और इसके अलावा आपको क्या पसंद आ रहा है? हम आपके कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहे थे, आप काफी बुलिश हैं टेक्सटाइल पर, कमोडिटी सेक्टर पर। यहाँ पर भी अगर और आप अपना रैशनल शेयर करें, क्यों पसंद आ रहे हैं आपको इस स्पेसेस? देखिए, एक तो रुपी डेप्रिसिएशन की रुपया नीचे जाएगा, ये हमारा कॉल फिर रहा है लगभग अब तो 7-8 महीने से कि ये 2022 में आपका जो बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है वो ये है कि रुपी नीचे जाएगा, और जो कि हुआ भी है। तो ये चीज तो उसके कारण भी हम लोगों को एक वो थीम और एक जैसे PLI और मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम अच्छी लगी है। अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखें तो उसके तहत हम लोग को IT सर्विसेज जो इतना अच्छा इन 6 महीने में नहीं किया, उसके पहले 1.5 साल तो हमारे को बहुत पैसा कमा के दिया, पर वो सेक्टर अभी भी ठीक ही लगता है। थोड़ा ओवरवेट होंगे उसमें कैपिटल गुड्स, मैंने कहा टेक्सटाइल्स अभी भी अच्छा लगता है। टेक्सटाइल्स में इस रीबैलेंस में कुछ हम लोगों ने उसमें ऐड भी किया, कुछ और स्टॉक्स भी लिए। केमिकल्स में आपको थोड़ा सोच समझ के देखभाल के लेना है। उसमें कुछ अच्छे लगते थे, कुछ अभी भी अच्छे लगते हैं। एक सेक्टर ऐसा है कि या एक मैं बोलूँगा सेगमेंट ऐसा है कि वो वहीं का वहीं खड़ा रहा, उसके आसपास जितने लोग थे वो सब आगे निकल गए। वो थे सरकारी बैंक।
वो एक दूसरे को देखते रह गए, अच्छा हम तो यहीं खड़े हैं, हमारे साथ वाला आईटी भी निकल गया, ऑटो भी चला गया, ऑटो एंसिलरी भी चला गया, तो वो चलेंगे कभी? सरकारी बैंक कभी चलेंगे? बैंकिंग के बारे में मैं कई बार कह चुकी हूँ कि बैंकिंग जो एक उसका मूल रूप है वो मुझे पसंद नहीं है, कि इतना हाईली लेवरेज सेक्टर है और ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको बाहर से मालूम नहीं चल सकता कि कब किस बैंक में कोई नेगेटिव सरप्राइज आएगी, कोई बुरी खबर आएगी, कोई स्केलेटन निकलेगा। तो उसमें अगर अगर ये सेक्टर ऐसा होता कि मार्केट में उसका वेट बहुत कम होता तो मैं उसकी तरफ देखती ही नहीं, सच्ची बात तो ये है। अब इतना बड़ा वेट है तो बहुत समय तक तो हम लोगों ने बहुत ही कम वेट रखा था, अब वहां से हम लोग काफी ज्यादा ऊपर आए हैं और उसमें थोड़ा चूज ही रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सरकारी बैंक भी है और दूसरे भी है, तो 3-4 बैंक होंगे, लेकिन अभी भी हम लोग काफी अंडरवेट ही होंगे सेक्टर के इंडेक्स के बनस्पत। तो वो एक बैंकिंग में बिल्कुल खुल के घुस जाना वो मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो बैंकिंग का जो अंदर का पार्ट है वो समझ में आता है, बैंकर रही हूँ और फिर फॉलो भी किया है इतने सालों से। तो वो ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें मतलब लंबे समय के लिए मैं कहूँ कि एकदम आंख बंद करके निवेश कर सकूं। कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल और कुछ सेलेक्टेड मिड कैप आईटी ये पसंद आते हैं, देवीना को क्लियरली बता भी रही थी। इसके अलावा आज जोमेटो का शेयर हम लगातार देख रहे हैं कि 3 दिन से आप सर्च पे देख रहे हैं, जोमेटो के नंबर्स आए थे, मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दी और उन्होंने माना कि उनसे ब्लिंकिट की डील को लेकर कुछ कैलकुलेशन और उसको असेस करने में कहीं पर शायद थोड़े से मिसेस हैं। और ये तमाम सारी बातें उन्होंने ये एक खास इंटरेक्शन में भी हमसे बोली। एक्चुअली जोमेटो के CEO से हमारी सहयोगी नयनतारा ने जब बात की थी तो उन्होंने दीपेंद्र गोयल ने बहुत सारे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताए। आइए एक बार वो कॉन्वर्सेशन को फिर से सुनते हैं। आपने तो मार्केट्स की बात सुन ली, एक बारी एक टाइमलाइन भी दे दिया आप प्रॉफिट के बारे में, जो आप कह रहे हैं कि सेकंड क्वार्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाना चाहिए। तो लग तो रहा है कि अब आप स्टॉक मार्केट्स की आवाज़ फाइनली सुन रहे हैं। सुन भी रहे हैं और आई थिंक जैसे ही हमें पता चला कि हम प्रॉफिट कर लेंगे कुछ देर में, वैसे ही हमने बोल दिया कि हम कर लेंगे। अभी तक हमें पता ही नहीं था हम कब करेंगे, जैसे ही हमें पता चला हम कब करेंगे हमने सबको ना बता दिया कि कब करेंगे। और इस बारी जो अर्निंग्स आई है दीपेंद्र गोयल, उसमें एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, पहली बारी फूड डिलीवरी का ब्रेक इवन हो चुका है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। चाहते हैं हाँ, पर आपके पास एक आज राइवल है ना स्विगी, जो लिस्टेड नहीं है, उन्होंने भी $2 बिलियन रेज किया था पिछले साल, वो भी खर्चाई करते रहेंगे, कैश बर्न करते रहेंगे, तो कैसे करेंगे? मार्केट शेयर लॉस नहीं हो जाएगा? वो तो 1 साल से चल रहा है, 1 साल से हम पब्लिक हैं और बाकी सब प्राइवेट हैं, तो ये तो 1 साल से चले जा रहा है। हम लोग बस अपने कस्टमर्स की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करे जा रहे हैं एंड हमारे लिए वो काम कर रहा है। मार्केट्स को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने ब्लिंकिट को खरीदा क्यों, क्योंकि कितना बड़ा हो सकता है ये धंधा कि आप लोगों को ग्रोसरी, स्टेशनरी वगैरह 10 मिनट में पहुंचाएंगे, और वो भी कितना आर्म्स लेंथ में हुआ है, बिकॉज ये भी इतनी सारी बातचीत हुई है कि एक जोमेटो के को फाउंडर है, उनकी शादी हो चुकी है ब्लिंकिट के को फाउंडर से, तो इसके बारे में आप बातचीत करना चाहेंगे? क्यों खरीदा, क्यों आपने खरीदा? इसलिए क्योंकि जो क्विक कॉमर्स बिज़नेस है वो हमारे फूड ऑर्डरिंग बिज़नेस के काफ़ी लाइक सिमिलर है, और हमें लगा कि अगर फूड डिलीवरी बिज़नेस एक साइज़ तक पहुंचेगा तो ब्लिंकिट का बिज़नेस भी उस साइज़ तक पहुंच पाएगा, और जो हमें बिज़नेस चलाना आता है वही वाली स्किल्स हम यहाँ भी यूज़ कर पाएंगे। तो और जितने पैसे हमें जोमेटो को बनाने में लग गए हैं उससे बहुत कम लगेंगे ब्लिंकिट को वहाँ तक लेकर वो आने में, इसलिए हमने। अब आप कह रहे हो कि $300 मिलियन के आसपास, पहले आप 400 मिलियन बोल रहे थे। जोमेटो को उससे ज़्यादा लगे हैं बनाने। हाँ, तो
जोमेटो की ब्लिंकिट के साथ जो डील है उसको लेकर बाजार को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कई सारे सवाल थे, जिस सवालों पर वो जवाब भी दे रहे हैं कि बहुत जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा ब्लिंकिट को प्रॉफिटेबल होने में। तो ये वैल्यूएशन का ही सारा गेम है एक्चुअली। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिसको लेकर ज़्यादा वरिड थे, और अब आप वो जोमेटो के स्टॉक प्राइस में वो एक कॉन्फिडेंस या फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बाइंग इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, जो पिछले 3 दिन से आप जोमेटो के शेयर में सर्च देख रहे हैं। चलिए इस शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे, लेकिन लगातार न्यूज़ एंड अपडेट्स ET Now स्वदेश पर बने हुए हैं। नमस्कार।